जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट स्टूडियो में। दोस्तों आज की स्टूडेंट बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री में जो है यह आपका ऑब्जेक्टिव का टोटल निचोड़ होने वाला है। बात करें कि यह हिस्ट्री में टोटल आपका कितना वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव सेशन का 12th हिस्ट्री का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, ये आपका ऑल बोर्ड के अकॉर्डिंग काम आता है, लेकिन अगर आप लगभग अगर देखें तो बिहार और यूपी बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल यह क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, स्पेशली अगर देखें तो आपके लिए जो है बिहार और यूपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी बुक अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप में एनसीईआरटी बुक चल रहा है ना, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। वैसे अगर देखें तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी जगह पे उपलब्ध है, लेकिन ये निचोड़ जो है आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई आपको कितना वीडियो मिलेगा ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री में। जैसे कि होम साइंस में हमने कर लिया था, 10 वीडियो दिए थे आपको। ठीक है, अब जो है हिस्ट्री में बात करेंगे, हिस्ट्री में भी आपको 10 वीडियो ही मिलेगा, जिसमें कि यह पहला वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और हर वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करके करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन हमें, ठीक है, क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। लेकिन किसने की थी? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी भाई? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा नगर था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। कौन था भाई? मोहनजोदड़ो। ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे तो मोहनजोदड़ो कहाँ है? है ना, हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है ये आपसे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ है भाई? सिंधु नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे? याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या फिर दोनों या कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता में अगर समाज का स्वरूप की बात करें तो कैसा था भाई? मातृसत्तात्मक था। कैसी था? मातृसत्तात्मक। क्योंकि आपने देखा था, चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें मातृ देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, मतलब मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? हड़प्पा, लोथल? नहीं भाई, लोथल कालीबंगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो चन्नूदड़ो? तो याद रखिएगा जो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी थी वो थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा का खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में। दोनों जो है एकदम जुड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल को सिंध का बाग और मृतकों का टीला कहा जाता है? तो याद रखिएगा सिंध का बाग किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। और मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहनजोदड़ो में जो है ना कई ऐसी लाशें मिली है मृतकों का, यानी मृत शरीर का टीला मिला है, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में, रंगपुर में, रोपड़ में या लोथल में? तो हल से जुते खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपति महादेव, विष्णु, गणेश या इंद्र? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता की बात करें कौन था? तो याद रखिएगा पशुपति महादेव प्रमुख देवता। लेकिन अगर ये पूछे कि किसकी पूजा करते थे सिंधुवासी, तो याद रखिएगा मातृ देवी की पूजा करते थे। प्रमुख देवता पूछे तो पशुपति महादेव। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? किसके समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मानी जाती है? मिस्र की सभ्यता के समकालीन, चीन की सभ्यता के समकालीन, क्रीट की सभ्यता के समकालीन या मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन? किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, ये क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन यह सभ्यता बिल्कुल नहीं मानी जाती है। ठीक है, पशुपति महादेव की मुहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? पशुपति महादेव का जो मुहर है ना, उसमें जो है कौन सा जानवर का मतलब लेख नहीं पाया गया, उसमें कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो याद रखिएगा शेर नहीं पाया गया पशुपति महादेव के मुहर में। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, कालीबंगा राजस्थान में है। कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछा है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा राजस्थान में। ठीक है, तो लोथल कहाँ पे स्थित है? तो भाई लोथल हमारा गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में लोथल। अब ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कई स्टूडेंट जो है कालीबंगा को गुजरात में फिट कर देते हैं और राजस्थान को लोथल में फिट कर देते हैं। तो याद रखने का सिंपल ट्रिक देखिए, कालीबंगा में क्या शब्द है भाई? तो कालीबंगा में आप अगर देखें तो 4 शब्द है, और 4 शब्द को जो है 5 से फिट करिए, और जो लोथल में 3 शब्द और 3 को 4 से फिट कर दीजिए। गुजरात में 4 शब्द है। ठीक है, 3 को 4 से और 4 को 5 से फिट कर दीजिए। 3 को 4 से यानी लोथल को 4 से, यानी लोथल में 3 शब्द और गुजरात में 4 शब्द। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। और कालीबंगा में 4 शब्द, राजस्थान में 5 शब्द। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
अगला है सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु सभ्यता जो थी उसकी क्षेत्रफल कैसा था भाई, किस आकार का देखने को मिलता है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए वृत्ताकार था, त्रिभुजाकार था, वर्गाकार था या आयताकार। तो याद रखिएगा त्रिभुजाकार मिलता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। लोथल में, सुतका गेंडोर में, रोपड़ी में या बनवाली में। तो याद रखिएगा कौन सी सिंधु स्थल में जहाँ पे महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, तो वो हमारा है रोपड़। ठीक है, रोपड़ में एक साथ महिला और पुरुष को दफनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु सभ्यता का कौन सा देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। मेसोपोटामिया, चीन, ईरान या अफगानिस्तान। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का जो है कौन से देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, तो बिल्कुल नहीं था चीन के साथ। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा, तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे कौन सी स्थित है, कालीबंगा। और कालीबंगा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। क्वेश्चन पूछेगा कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, तो लोथल कौन सी नदी के किनारे है, याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे लोथल स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। याद रखिएगा नगर पालिका जैसा। कैसा था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, नगर पालिका जैसा। ठीक है, याद तो आपको रखना ही पड़ेगा ये सब। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है, याद रखिएगा नगर योजना और वास्तुकला। नगर योजना और वास्तुकला ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक रही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की पतन के कारण क्या थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, पतन मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब समाप्त जो हो गया, मतलब ध्वस्त जो हो गया, मतलब धरती के अंदर जो दब गया या फिर वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, है ना। उसका खुदाई हुआ धरती के अंदर से। तो ऐसा पतन का जो कारण था कि हड़प्पा सभ्यता आखिर क्या हुआ जो कि उसका पतन हो गया। क्या विदेशी आक्रमण के कारण, मानवीय कारण, प्राकृतिक कारण या ऑल। देखिए जो इतिहासकार हैं उन्होंने पूर्ण अनुमान तो नहीं लगा पाया, कन्फर्म वो नहीं बता पाते भाई इसी वजह से हुआ है। ठीक है, तो वो अनुमान लगाते हुए कहते हैं भाई ऐसा इसका जो पतन हुआ है वो शायद विदेशी आक्रमण से हो सकता है, मानवीय कारण से हो सकता है, प्राकृतिक कारण से हो सकता है, ऑल कारणों से माना जाता है। ठीक है, या फिर कई लोग कहते हैं भाई नदी के मार्ग में बदलाव हो सकता है। ठीक है, अत्यधिक बाढ़ आने के कारण हो सकता है, या फिर सुखाड़ के कारण हो सकता है इसका पतन। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। किस स्थल से, है ना। हड़प्पा स्थल से, आलमगीरपुर से, या फिर मोहनजोदड़ो से या बलूचिस्तान से। याद रखिएगा हड़प्पा स्थल से जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना किसकी करते थे, विष्णु की, वरुण की, इंद्र की या मातृ देवी की। तो याद रखिए उपासना करते थे मातृ देवी की, और सबसे मतलब फेमस या फिर प्रमुख देवता जो थे वो थे पशुपति महादेव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति जो व्यापार पर आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति पूर्ण रूप से व्यापार पर आधारित थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी, याद रखिएगा व्यापार पे। किससे, व्यापार पे। और वैदिक सभ्यता कृषि पे। ठीक है, यहाँ के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का, चांदी का, तांबा का या सोना का। तो याद रखिएगा यहाँ के वासी को, जो हड़प्पा वासी को लोहा धातु का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की, पूर्व पाषाण युग, लौह युग या नव पाषाण युग। तो याद रखिएगा कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, और यहाँ के लोग जो है कांसा का इतना ज़्यादा आविष्कार कर करके एकदम उन्नति के कगार पर चढ़ गए थे ये सब। ठीक है, एक नगरीय सभ्यता का भी इन्होंने विकास कर दिया था कांसा के प्रयोग से। ठीक है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा भाई कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के अवशेष यानी खोज उसका। ठीक है, राखालदास बनर्जी ने कब किया था मोहनजोदड़ो का खोज। तो याद रखिए 1922 में। तो सबसे पहला खोज 1921 में किया था, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और हड़प्पा का किया था। चलिए यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने रोटेट इसको कर दिया है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है भाई साहब 24 नंबर क्वेश्चन। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है। देखिए गंदे पानी जो होते थे ना, जैसे नाले का पानी हो गया, स्नान घर के बाद जो गंदा पानी हो गया, उसके निकासी की जो समुचित व्यवस्था देखने को मिली है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, कबीलाई सभ्यता या भोजन संग्राहक सभ्यता। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है एक व्यापारिक सभ्यता थी, ये व्यापार पे पूर्ण रूप से डिपेंड था। तो यह जो है कैसी सभ्यता होगा, शहरी सभ्यता होगा। ठीक है,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे क्या? विशाल स्नानागार के अवशेष, सूती कपड़े के साक्ष्य, गोदीबाड़ा का प्रमाण, या फिर ए बी दोनों? ए बी दोनों मतलब क्या? विशाल स्नानागार के अवशेष भी मिला था और सूती कपड़े का साक्ष्य भी मिला था। बिल्कुल सही है, ए बी दोनों, यानी डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि विशाल स्नानागार का अवशेष भी प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से ही, और सूती कपड़े का साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत कौन एक नहीं है? मतलब पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा चीज नहीं आता? अब ये पुरातत्व कौन सी बला है भाई? तो पुरातत्व ऐसा चीज होता है पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज है ना, उससे पता लगा सकते हैं हम पुरातत्व के माध्यम से। ठीक है, तो पुरातत्व के अंतर्गत क्या चीज नहीं आता? साहित्य, अभिलेख, सिक्के या भग्नावशेष? देखिए ये सारा चीज़ आता है। अभिलेख से भी हम पता करते हैं हाँ भाई पुरातत्व मतलब सफल हो जाता है अभिलेख के कारण से। सिक्के मिलते हैं तो पता चल जाता है हाँ यहाँ पे प्राचीन काल में कोई लोग रहते होंगे। भग्नावशेष, यहाँ पर वहाँ का कोई अवशेष अगर मिल जाता है तो इससे भी हमें पता चलता है पुरातत्व का कारोबार सफल रहा। लेकिन साहित्य, साहित्य भाई तो रहेगा ही नहीं, साहित्य का कोई काम रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो मिट्टी के अंदर रहेगा तो कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा वो। किस स्थल से शतरंज की तरह खेल का प्रमाण प्राप्त हुए? कौन सा स्थल से जो है शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुए? कौन सा ऐसा स्थल है? तो याद रखिएगा हमेशा लोथल। ठीक है, शतरंज की तरह का खेल प्रमाण प्राप्त कहाँ से हुआ है? लोथल से। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? कौन महिला संत थी? मीरा, अंडाल, कराइकल या ऑल? तो याद रखिएगा महिला संत की अगर बात करें तो इनमें से सभी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है धम्म की शुरुआत अशोक ने किस वंश के मतलब अशोक ने की थी। ठीक है, अशोक ने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने की थी। ये किस वंश के शासक थे? देखिए दो क्वेश्चन है इसमें। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। अशोक ने किसकी शुरुआत की थी? धम्म की। और वो किस वंश के शासक थे? नंद वंश के, मौर्य वंश के, गुप्त वंश के या पाल वंश के? याद रखिएगा अशोक जो थे वो किस वंश के शासक थे भाई? तो अशोक हमारा मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, मौर्य वंश के। राजगृह के रहने वाले जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? क्वेश्चन पूछेगा कि जीवक कहाँ का रहने वाला था? राजगृह का। ठीक है, यानी राजगीर का रहने वाला था। उन्होंने वैद्य की शिक्षा कहाँ पाई थी? क्वेश्चन एक और पूछेगा, जीवक क्या था? वैद्य था। उन्होंने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तक्षशिला से, पाटलिपुत्र से, राजगृह से या वैशाली से? तो याद रखिएगा जो कि जीवक जो कि राजगृह से रहने वाला था, पेशे से वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और वैद्य था। ठीक है, और वो अगर देखें इन्होंने वैद्य की जो शिक्षा पाई थी वो कहाँ से पाई थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। कहाँ से पाई थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र को उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, इसकी स्थापना किस नदी के संगम पर उदयन ने की? देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन पूछेगा उदयन ने किसे सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस राजा ने राजधानी बनाई? तो याद रखिएगा उदयन ने। ठीक है, उदयन ने बनाया था। और कौन सी नदी पर? क्योंकि उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने ही किया था। और उसकी स्थापना कौन सी नदी के संगम पर किया था? तो गंगा, सोन, पुनपुन तीनों नदी के संगम पर किया था। ठीक है, गंगा, सोन, पुनपुन नदी के संगम पर इन्होंने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसे सर्वप्रथम इन्होंने उदयन ने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, मौर्य वंश के शासक अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? क्वेश्चन पूछेगा अशोक किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक थे। इसका व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? व्यक्तिगत धर्म पूछा जा रहा है, व्यक्तिगत धर्म। तो याद रखिएगा व्यक्तिगत धर्म जो था इसका बौद्ध धर्म था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति और इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? याद रखिएगा हरिसेन। कौन है? हरिसेन। क्वेश्चन तो यही पूछा गया अक्सर कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन। इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता कौन है? हरिसेन। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन फालतू का आपको क्वेश्चन काउंटिंग करा करके दिमाग कायल खराब करें भाई, एक ही साथ उसको हम घुसेड़ दिए। ठीक है, ताकि आप उसको याद रख सकते हैं। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी है? विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु टीन, लोहा, चांदी या तांबा? याद रखिएगा विश्व में जो पाई जाने वाली सबसे पहली धातु थी वो थी चांदी। ठीक है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? चांदी थी। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? भाई इसी में जो है हम दो क्वेश्चन रखे हैं कि भारत का सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? मतलब आप यहाँ से क्वेश्चन का कोई हाथ पैर है ही नहीं है ना। तो महाभारत की रचना आपको पता होगा संस्कृत भाषा में हुई है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था भाई? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला भाई? 18 दिनों तक चला है ना। अब जबकि देखिए क्वेश्चन हम क्या रखें, जबकि पुराणों की संख्या 18 है
देखिए पुराणों की संख्या भी 18 है और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक चला था। दोनों क्वेश्चन एक जैसा है कि नहीं, इसलिए हम एक साथ इसको रखे हैं ताकि याद रख सके आपको 18 चीज़ से। ठीक है, 18 से आप 2 याद रख लीजिएगा। साथ साथ 18 क्या है तो भाई 18 पुराण है। 18 क्या है तो 18 दिन तक युद्ध हुआ था महाभारत का। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, तो वेद व्यास ने किसकी रचना की थी? मतलब वेद व्यास की मतलब क्या है ना, वेद व्यास की रचना क्या है, मतलब उसने किसकी रचना की थी, है ना। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने। वेद व्यास ने रचना किसकी की थी? प्राचीन भारत का महाकाव्य महाभारत की रचना की थी, या मनुस्मृति की रचना की थी, ऋग्वेद की रचना की थी, या कोई नहीं। तो याद रखिएगा इन्होंने जो रचना किया था, यानी हमारा जो महर्षि वेद व्यास जी हैं, इन्होंने किसकी रचना किया था भाई? आपको पता होगा महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की है। किसकी रचना की है? महाभारत, प्राचीन भारत का महाकाव्य है महाभारत की इन्होंने रचना की है। किसने? महर्षि वेद व्यास जी ने। ठीक है, और रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि जी ने। ठीक है, चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है? महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है? यदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यदु कहा जाता है। ठीक है, अगला है 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया। क्वेश्चन पूछेगा मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। ठीक है, और इसके रचयिता, किसके रचयिता भाई? मनुस्मृति के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा मनु। ठीक है, मनुस्मृति के रचयिता हैं, जिसमें कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर विचार किसने व्यक्त किया था? गांधी ने, तिलक ने, विवेकानंद ने, या फिर सभी ने? तो सभी ने जो है श्रीमद् भगवद गीता के महत्व पर विचार अपना रखा था कि भाई श्रीमद् भगवद गीता की क्या महत्ता है हमारे जीवन में। इन पर सभी ने विचार व्यक्त किया था। ठीक है, गांधारी का पुत्र दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल था? देखिए गांधारी का पुत्र कौन था? दुर्योधन। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि गांधारी के पुत्र कौन थे? दुर्योधन। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी। ठीक है, और दुर्योधन की ओर से जो है ना कौरव पांडव का जो युद्ध हो रहा था महाभारत का, उसमें कौरव पांडव के युद्ध में दुर्योधन की ओर से कौन शामिल था? कृष्ण, शांतनु, पांडु या भीष्म? तो याद रखिएगा गांधारी पुत्र जो दुर्योधन था उनकी ओर से अगर बात करें कौन शामिल था? कृष्ण तो था ही नहीं भाई, कृष्ण तो अर्जुन की तरफ से शामिल था, है ना, यानी पांडवों की तरफ से शामिल था। दुर्योधन तो भाई कौरव है ना। तो उसमें कौन शामिल था? शांतनु, महाराज शांतनु, पांडु या भीष्म? तो याद रखिएगा ये जो भीष्म थे, भीष्म पितामह, ये जो है उनकी ओर से शामिल थे। कौन थे? भीष्म पितामह। ठीक है, इसको हम लोग देवव्रत भी कहते हैं। इन्होंने प्रतिज्ञा लिया था, भीषण प्रतिज्ञा, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा? भीष्म प्रतिज्ञा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अर्जुन का धनुष। क्या क्वेश्चन है? अर्जुन का धनुष क्या था? हिडिंबा, शांतनु, गांडीव या ऑल? देखिए अर्जुन का धनुष का नाम था गांडीव। ठीक है, गांडीव। अगला है भीम की पत्नी हिडिंबा, तो द्रौपदी पत्नी किसकी थी? देखिए भीम की पत्नी कौन थी? हिडिंबा। क्वेश्चन पूछेगा हिडिंबा किसकी पत्नी थी? याद रखिएगा भीम की। क्वेश्चन पूछ रहा द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, भीम की, नकुल की या ऑल की? देखिए ये 5 भाई पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, तो कुंती कौन थी? अब देखिए क्वेश्चन ये पूछता है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अर्जुन का। या फिर अर्जुन के पुत्र का कौन? अर्जुन के पुत्र का नाम क्या है? अभिमन्यु। तो कुंती कौन थी भाई? कुंती कौन थी? हिडिंबा की पुत्री थी, कर्ण की पुत्री थी, या कर्ण की माँ थी, या अभिमन्यु की माँ थी? याद रखिएगा कुंती जो थी वो कर्ण की माँ थी, है ना, कर्ण की माँ कुंती, कर्ण की माँ थी कुंती। ठीक है, कर्ण की माँ कौन थी? कुंती थी। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। क्या है? भीम का पुत्र, क्या क्वेश्चन है? भीम का पुत्र घटोत्कच, तो विचित्रवीर्य की पत्नियां कौन थी? क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। याद रखिएगा घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन आपसे है अभिमन्यु किनका पुत्र था? आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। अभिमन्यु किसका पुत्र था? आपको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना। ठीक है, भीम का पुत्र कौन था? घटोत्कच। तो विचित्रवीर्य की पत्नी का पत्नियां थी कौन? कुंती, हिडिंबा, द्रौपदी, अंबा, या अंबा अंबालिका, या फिर ऐसी दोनों? याद रखिएगा विचित्रवीर्य की जो पत्नियां थी वो थी अंबा और अंबालिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगा पुत्र किसे कहा गया? युधिष्ठिर को, भीष्म को, अर्जुन को, या पांडु को? याद रखिएगा भीष्म को जो है गंगा पुत्र कहा गया है। ठीक है, भीष्म गंगा पुत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ पूछा। याद रखिएगा साहित्यिक अर्थ पूछा है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ। तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? देखिए क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ हमारा होता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, किसी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? किसी भी राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जो है क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं किसी और मतलब इसका अगला टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।